तो आज का सबसे पहला सवाल है आप लोग के लिए यहाँ पे, रैंप का स्लोप कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग ड्राइंग में देखते हैं ना कि वो रेशियो में दे दिया रहता है 1:200, 1:300, 1:250, तो उसको रीड कैसे करते हैं। मैं एकदम आसान तरीका आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए वहाँ पे 1:200 लिखा हुआ है, ठीक है, 200 लिखा हुआ है। आपको आंख बंद करके जिस भी यूनिट पे आप निकाल रहे हो वो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। मान लीजिए मिलीमीटर में निकाल रहे हैं तो मिलीमीटर में यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है ये आपका ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। मान लीजिए ये डी होगा और ये जो है ये आपका भी होगा। ये इतना अगर आप लिख देते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। देख लीजिए इसका मतलब क्या है, इतना डिस्टेंस जाने के लिए इतना वर्टिकल उठेगा। यानी कि अगर 200 mm हम लोग जाते हैं तो ये वर्टिकल कितना स्लोप उठ जाता है, इतना 1 mm। समझ में आ गया। ये मतलब ये 1 mm है और ये 200 mm है आपका। उसी तरीके से अनदर अगर 200 mm और जाओगे तो क्या होगा, 1 mm और ऐड हो जाएगा। मतलब 1 mm तो था ही और 1 mm ऐड हो जाएगा, मतलब ये लेके 2 mm हो गया। इसलिए ये बोल रहा है कि हर 200 mm के लिए आपका 1 mm जो है वो वर्टिकल रेस करेगा या डाउन करेगा। जैसा स्लोप आप ले रहे हो, स्लोप नीचे ले रहे हो, स्लोप ऊपर ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो 1 mm का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर वही हम लोग 1 मीटर यहाँ पे करें, यानी कि 200 mm को 5 बार में जोड़ो। ये मतलब मान लीजिए 1 मीटर है, ये 200 200 200 200 200 मतलब 1 2 3 4 5 सब 200 को मिला देंगे तो कितना हो गया, ये 1 मीटर हो गया, यानी कि 1000 मिलीमीटर हो गया। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ से चलना चालू करें तो यहाँ तक कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग चले जाते हैं तो ये आपका हो जाता है 1 मिलीमीटर। यहाँ पे 1 मिलीमीटर हाइट उठ जाएगा। जैसे ही हम लोग 200 से 400 mm पे जाएं, यहाँ से 2 mm ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 mm। इस तरीके से करते करते जब यहाँ तक जाएंगे ना तो देखो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, यहाँ 5 mm हम लोग को उठाना है पूरा 1 मीटर पे। मतलब 0 से स्टार्ट किए और 1 मीटर पे जैसे हम लोग पहुंचे, हम लोग को जो ये स्लोप देना है ये टोटल कितना उठाना होगा, 5 mm उठाना होगा और इसको फिर ऐसे ऐड कर देना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए ये ट्रिक आपका दूसरे यूनिट में भी काम करेगा। यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, यानी कि आपका हर 200 मीटर पे आपका 1 मीटर खड़ा हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना आपको स्लोप मिलेगा। एक तरीका जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए 1 मीटर के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 की जगह आप 1000 लिख दीजिए चुपचाप, मतलब चुपचाप 1000 लिख दीजिए हमेशा। यहाँ पे 1 हमेशा रहेगा और 1 को हमेशा आप 1000 लिख देना है चुपचाप। ये 200 है जो 200 नीचे रखिए और इससे काटिए। ये जो आंसर देता है ना, ये 1 मीटर में कितना स्लोप होता है वो बताता है। तो ये काटिए, 0 से ये कटा तो देखिए कितना आया, ये 5 मिलीमीटर आया। तो यहाँ पे 1 मीटर में हमारा कितना स्लोप मिला, 5 मिलीमीटर। देखिए हम लोग यहाँ से किए थे ना। इस तरीके से हम लोग जल्दी से कैलकुलेशन साइड पे कर लेते हैं कि कितना कौन जोड़ेगा। 200 mm कितना है, मान लीजिए हम लोग को 10 मीटर के लिए निकालना है, 20 मीटर के लिए स्लोप निकालना है और इसी रेशियो में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 mm के हम लोग देखेंगे कि 10 मीटर में कितना ग्रेजुएशन आ रहा है। जैसे 1 मीटर में ये 5 बार आया, उस तरीके से देखना पड़ेगा ना कि 10 मीटर में कितना बार 200 mm आ रहा है। उतना कैलकुलेशन का समय नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप 1 की जगह 1000 लिखेंगे, 200 को नीचे डालेंगे और काट के हम लोग ये ऑलवेज जो आंसर देगा ना, ये 1 मीटर में इतना मिलीमीटर में देगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 mm आता है, यानी कि 1 मीटर में आपका 10 mm आने वाला है। तो 1 मीटर में 5 mm हो रहा है तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो समझना इस चीज को है, लेकिन हम लोग ये जो ट्रिक बोलते हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो ये तरीका है करने का। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है और 3 केस स्टडी लेके समझाए हुए हैं, वो वीडियो जाकर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हो गया रैंप का स्लोप कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं साइड पे झट से, एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है और भी बहुत सारे रीजन है। जिस वजह से मैंने मेरा न्यू चैनल बनाया है, घर निर्माण बाय मुकेश। मेरा ऑफिशियल चैनल है जहां पे आपको फ्री कंटेंट सब चीज मिलेगा, बीबीएस एस्टिमेशन सब चीज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी चीज वहां पे मिस ना हो, ठीक है। तो वो चीज आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे मेरा। नहीं तो बहुत कोई को लगेगा कि मेरा वीडियो आ नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है, उस चैनल पे आ रहा है रेगुलर। तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कीजिए घर निर्माण बाय मुकेश, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे वीडियो के लिंक पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी
आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हो? अगर आप अपना घर बना रहे हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, आपको बोल दिया गया कि इस बिल्डिंग के लिए ब्रिक वर्क के लिए आपको ईटा मंगवाना है, तो आप कैसे मंगाओगे? आपको तो ईटा निकालना पड़ेगा ना, आपको ब्रिक निकालना पड़ेगा कि कितना ईटा आपका लग सकता है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दीवार है मेरा, इस दीवार में मेरा कितना ईटा लगने वाला है ये आपको समझना है। तो ऐसे मान लीजिए आपका 10 मीटर है और ऐसे भी आपका 10 मीटर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम आपका निकल जाएगा 10 बाई 10, जो भी आपका लेंथ रहेगा, जो भी आपका ब्रेथ रहेगा, उसको आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और इस वॉल का कितना थिकनेस है, कितना मोटा हम लोग करने वाले हैं, उससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए इसका थिकनेस जो है वो हम लोग रखते हैं 8 इंच, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसको 0.2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सब मीटर में है ना, 10 मीटर 10 मीटर और ये 0.2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा ये आंसर आएगा m³ में। ठीक है, ये आंसर आ गया m³ में। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। एक ब्रिक का सबसे पहले साइज जान लीजिए क्या होगा। तो जो मॉड्यूलर ब्रिक होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 190 mm, ये लेंथ हो गया, इसका हाइट होगा आपका 90 mm और ये विड्थ है, ये भी आपका 90 mm। ये मॉड्यूलर साइज का ब्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ब्रिक का साइज जो है वो पता होना है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें आपको मसाला खिलाना है। मतलब देखिए यहाँ बोल दिया है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर, ये तो सिर्फ ब्रिक हो गया। इसके साथ अगर मॉर्टर अगर ऐड करोगे तो इसमें आपका 10 mm ऐड हो जाएगा। 10 mm हम लोग मॉर्टर पकड़ लेते हैं, इसमें आपका 10 mm ऐड हो जाएगा और इसमें भी आपका 10 mm ऐड हो जाएगा। अब ये कितना बन गया, ये 100 mm बन गया, ये 100 mm बन गया, ये 200 mm बन गया। अब इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तब ये हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। तो वॉल्यूम इसका क्या निकलेगा, इसका आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 200 ना, 190 प्लस 10 मतलब 200 मतलब 0.2। ठीक है, इंटू ये आपका 100 मतलब 0.1, ये भी आपका 100 यानी कि 0.1। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, ये आपका m³ में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला आंसर को ऊपर डाल देना है और ये वाला आंसर को नीचे डाल देना है। डिवाइड कर दीजिएगा, जितना भी आएगा वो देखिएगा आपका यहाँ पे नंबर्स में आएगा, वो ये आएगा आपका नंबर्स में, और यही आपका नंबर ऑफ ब्रिक निकल के आ जा रहा है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, इतनी आसानी से। इसके बाद आप अपना वेस्टेज पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्रैंक बार। ठीक है, ये मान लीजिए ये स्लैब है, ये स्लैब है, ये जो क्रैंक बार है ये कैसे होता है, ऐसे आता है, ऐसे होता है और ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये बीम के अंदर का पार्ट है, ये बीम के अंदर का पार्ट है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना, वो मैं बीम के अंदर का पार्ट का नहीं देख रहा हूँ। ये बीम के अंदर में जो गया मेरा LD उसको नहीं देखेंगे, ये बीम के अंदर में गया उसको नहीं, सिर्फ ये स्लैब के अंदर में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ मेरा स्लैब है 3 मीटर का, 3 मीटर का, इसके अंदर में सिर्फ ये जो ये और यहाँ तक है, इसका लेंथ कैसे पता करोगे, ये बाद में आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। मैं क्रैंक का सिर्फ बता देता हूँ, क्योंकि जब BBS करोगे तब ये सब चीज़ पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ लेंथ ऑफ क्रैंक बार। डिटेल जानना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है उस वीडियो का, जिसमें आपको पूरा कटिंग लेंथ निकालना कैसे सिखाते हैं वो दिखाया गया है, वो जाकर देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में। पहले सब चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेंथ प्लस 0.42d। ठीक है, 0.42d लेंथ कौन सा है, ये जो मेरा स्लैब का जो स्पैन है 3 मीटर वो चीज़। तो 3 मीटर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3000 मिलीमीटर, मिलीमीटर में करेंगे कैलकुलेशन तो वो लिख दिए। ठीक है, प्लस 0.42 लिखना, और d क्या होगा मेरा, d होगा मेरा यहाँ पे, मान लीजिए स्लैब का थिकनेस यहाँ पे मेरा 150 mm है, तो उसमें मुझे एक नीचे से कवर माइनस करना होगा, एक ऊपर से कवर माइनस करना होगा। मतलब मेरा जो d है ना वो ये वाला पार्ट है, मतलब ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा है आपका D। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, स्लैब का जो थिकनेस रहेगा उसमें ऊपर से कवर माइनस नीचे से कवर माइनस, तो 25 कवर यहाँ से माइनस, 25 ऊपर से कवर माइनस, मतलब 50 माइनस, तो ये हो गया आपका कितना 100 mm। ठीक है, ये 50 ये मिलीमीटर होगा, तो 100 mm। तो यहाँ पे 0.42d इंटू 100 mm, तो 100 mm का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, जो भी आंसर आएगा टोटल ये मिलीमीटर में, ये टोटल जो मिलीमीटर निकलेगा ये पूरा लेंथ निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके। समझ में आ गया, ये तो स्ट्रेट बार नहीं है, ये तो ऐसे भी गया है ना, तो इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ बढ़ जाता है। वो कितना बढ़ता है, 0.42d बढ़ता है। बहुत कोई ये गलतफहमी मत रहना कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ही 0.42d है, नहीं। ये अगर इंटरव्यू में बोल देता है कि इसका लेंथ खाली बताओ, तो ये
1.42D कभी नहीं होता है, मत बताइएगा कभी भी गलती से। इसका लेंथ अगर बोलोगे तो ये होता है आपका 1.42D, ठीक है। डी इसी तरीके से निकालना है, ये 1.42D ये होता है। लेकिन टोटल में एक लेंथ हम लोग को निकालना है तो ये 0.42D है। 0.42D एक्चुअली में क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये 0.42D कहाँ से आता है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देखिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, या आप डालिए ना व्हाट इज 0.42D इन क्रैंक बार बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये 0.42D एक्चुअली में क्या है, हम लोग जो ये लेंथ लिए 3 मीटर ना, ये जो इतना लंबा जो हम लोग लेंथ लिए, और जब यहाँ से स्टील जब पास कर रही थी तो देखिए यहाँ तक हम लोग ये स्टील ये लेंथ तो ले चुके थे, और ये लेंथ इस लेंथ में कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट था, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम लोग को निकालना था, वही एक्स्ट्रा पार्ट मेरा 0.42D है। समझ में आ गया? जब सीधा हम लोग लेंथ ले रहे थे तब इस क्रैंक का कुछ हिस्सा तो हम लोग ले चुके थे, कुछ नहीं लिए थे। वो कितना नहीं लिए थे? 0.42D नहीं लिए थे। लेकिन डिटेल कैलकुलेशन आपको जाके देखना होगा उस वीडियो में, पूरा समझना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ क्रैंक बार निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जो कि है स्लम कोन मेथड, ठीक है। स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट की मदद से हम लोग वर्केबिलिटी तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस स्लम्प कोन का, उस स्लम्प मोल्ड का अगर मैं आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दूं, क्योंकि कंक्रीट इसके अंदर में फिलअप करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना कंक्रीट लगेगा उसके लिए। तो कंक्रीट वॉल्यूम अगर निकालने के लिए आपसे इंटरव्यू में बोल देता है तो कैसे निकालोगे? तो देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्लम्प कोन, ये स्लम्प कोन है। एक्चुअली इस शेप को कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, ये अभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको फ्रस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रस्टम शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ ये फ्रस्टम का कैसे आप वॉल्यूम निकालोगे? देखिए ये फॉर्मूला होता है πh/3 r² प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। सबसे पहले समझते हैं इसका डायमेंशन हम लोग। ये एक्चुअली में मैं आपको ऐसे दिखाया हूँ इलिप्स टाइप का, लेकिन ये इलिप्स शेप में थोड़ी होता है, ऊपर से जब देखेंगे तो वो गोल होता है, ठीक है। गोल होता है तो उसका जो डाया होगा ऊपर वाला ये होता है आपका 100 mm का, यानी कि 0.1 मीटर का, ठीक है। नीचे वाला जो ये डाया निकलता है ये निकलता है आपका 0.2 मीटर का, यानी कि 200 mm का। और जो हाइट इसका होता है ना, ये जो हाइट आपका होता है इस फ्रस्टम का, ये होता है आपका 0.3 मीटर, यानी कि 300 mm का। तो इसका अगर कंक्रीट वॉल्यूम निकालना है तो कैसे इस चीज़ को इसमें डालेंगे? यही 3 चीज़ चाहिए, बस इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू 3.14। हाइट मेरा यहाँ पे कितना है देख लीजिए 0.3 बैठा दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। आर स्क्वायर, आर मतलब कैपिटल आर है तो बड़ा वाला जो सर्कल है ना उसका आपको रेडियस मानना है। तो ये तो डायमीटर है मेरा, ये डायमीटर है, हम लोग को रेडियस लेना है। तो डाया का आधा कर दीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा। तो 0.2 का आधा कितना हो जाएगा? 0.1। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस के बाद कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर तो अभी मैंने देख लिया ये वाला है, मतलब इसका आधा जो होगा रेडियस मतलब 0.1 इंटू स्मॉल आर मतलब ऊपर वाला। तो ये डाया है, इसका आप रेडियस कीजिए, इसको डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 0.05, ठीक है। अब प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा इतना क्यूबिक मीटर m³ में आपका आएगा, वही आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्लम कोन होगा। इतना सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये मैं और एक तरीके से निकाल सकता हूँ, वो फॉर्मूला को मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आसान है, यही बस याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्लम कोन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डेवलपमेंट लेंथ जो निकालते हैं ना बार में, जो 50D 60D 45D जो करते हैं, वो फार्मूला कहाँ से निकल के आता है? तो इस फार्मूला से निकल के आता है। देखिए फाई सिग्मा एस बाई 4 टाउ BD, ठीक है। इसको सिग्मा एस कहा जाता है, इसको टाउ BD। अब ये चीज़ क्या है समझ लीजिए। फाई मतलब आपका हो गया यहाँ पे डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार, जो भी बार का आप यहाँ पे डेवलपमेंट में निकालने वाले हो, 8 mm के लिए, 10 mm के लिए, जो भी mm के लिए, ठीक है। सिग्मा एस यहाँ पे क्या है? सिग्मा एस आपका स्ट्रेस इन बार, स्ट्रेस इन बार। अब स्ट्रेस क्या होता है आप लोग स्टील पे देखते होंगे, आपका स्टील पे देखिएगा Fe 415 लिखा रहता है, Fe 500 लिखा रहता है, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील जो रहती है ना वही मेरा स्ट्रेस इन बार है। तो Fe 415 में आपका स्ट्रेस इन बार कितना है? 415। Fe 500 में 500, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पे बैठाना पड़ता है। उसी तरीके से 4 तो मेरा कांस्टेंट हो गया। टाउ BD ये क्या है आपका? डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, डिज़ाइन बॉन्ड
स्ट्रेस, ठीक है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ये डिफॉर्म्ड बार हो गया, प्लेन बार हो गया, टाइप ऑफ बार के लिए अलग अलग होता है। तो ये कहाँ से लेना है, ये हम लोग को आईएस कोड से लेना पड़ता है। आईएस कोड आपको किस में जाना पड़ेगा, आईएस 456 में जाना पड़ेगा, उसमें दिया हुआ है। आपको क्लॉज चेक करना है इसका 26.2.1.1। इस क्लॉज में जाकर देखिएगा आपको डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस अलग अलग टाइप ऑफ स्टील बार के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग लेके इस फॉर्मूला में बैठा कर हम लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार कौन से जोन में क्या क्या निकलता है, कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में अलग अलग होती है वो सब चीज, तो हम लोग देख सकते हैं। अगर इसका आपको डिटेल कैलकुलेशन जानना है कि कैसे ये सब निकालते हैं आईएस कोड की मदद से, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने डिटेल वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप लोग को जाके हर एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो देखोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आईएस कोड के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है और भी बहुत सारे रीजन है। जिस वजह से मैंने मेरा न्यू चैनल बनाया है, घर निर्माण बाय मुकेश। मेरा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट सब चीज मिलेगा, बीबीएस एस्टिमेशन सब चीज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी चीज वहां पे मिस ना हो, ठीक है। तो वो चीज अब बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे मेरा। नहीं तो बहुत कोई को लगेगा कि मेरा वीडियो आ नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है, उस चैनल पे आ रहा है रेगुलर। तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सर्च कीजिए घर निर्माण बाय मुकेश, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे वीडियो के लिंक पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्मूला जो आप लोग को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, स्पेशली जब बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं तो हम लोग को करना ही करना है। वो क्या है आपका यूनिट वेट ऑफ स्टील, ठीक है। हम लोग स्टील का वेट जो निकालते हैं वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं, दो यूनिट में आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं d²/162, टू बी एन एग्जैक्ट 29 होता है, 162.29, लेकिन इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं इतना। हम लोग d²/162 जो जनरल हम लोग यूज करते हैं वो बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये कौन सा आंसर देता है, ये आपको देता है kg/मीटर में, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका d²/533, ये आंसर आपको देता है kg/फीट में, ठीक है। चलिए समझते हैं इसका मतलब। मान लीजिए आपके साइड पे एक सरिया है, यूनिट वेट का मतलब क्या है, यूनिट वेट का मतलब 1 मीटर का, ठीक है। ये मतलब 1 मीटर का स्टील आपको दे रहा है। तो 1 मीटर का स्टील का वजन आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। 1 मीटर का यूनिट वेट मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए एक सरिया है यहाँ पे 8 mm सरिया, ठीक है। ये 8 mm का, ये 1 मीटर का सरिया है और डाया कितना है इसका 85, यानी कि 8 mm का है, 8 mm का है। तो ये स्टील हम लोग काट के ले गए और उसका वजन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हम लोग इस फॉर्मूला में डाल देंगे। यहाँ पे जो ये डी देख रहे हो, ये डी देख रहे हो ना, ये दोनों ही डी आपका मिलीमीटर में रहेगा हमेशा। आंसर भले आपका kg/मीटर में दे रहा है, kg/फीट में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे डी जो होगा वो ऑलवेज आपका मिलीमीटर में होता है। तो यहाँ पे चलिए 8 mm का मान लीजिए सरिया हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, d² मतलब 8 mm का है ना, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 कर दोगे तो आपका आएगा 0.395। ये कितना आया, इतना kg/मीटर। मतलब 1 मीटर सरिया का वजन जो है वो कितना केजी होगा, 0.395 केजी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन वही मान लीजिए हम लोग को 1 फीट का वजन निकालना है, तब हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। मतलब 8 का स्क्वायर 533। ये जो आंसर देगा ना, ये आपका देगा इतना kg/फीट, मतलब 1 फीट का आंसर। मान लीजिए आपका 10 फीट स्टील है, 1 फीट का तो निकल गया यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 फीट का निकल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आपको देगा 1 फीट का या कि 1 मीटर का, उससे आप लोग को अलग अलग मीटर के लिए निकालना है या अलग अलग फीट के लिए निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग क्यूब को लेकर जब हम लोग कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन के अंदर रखते हैं, तो जब वो फेलियर होती है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो आप लोग समझ लीजिए। इसका एक जनरल से एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये आपका कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, ये बेस है, ठीक है। इसके ऊपर में आपका ये क्यूब जो है हमारा, वो क्यूब हम लोग इसके ऊपर में रख देते हैं और क्यूब को रखने के बाद हम लोग रैम की मदद से उसके ऊपर एक लोड डालते हैं और देखते हैं कि कितने पे ये जो क्यूब है मेरा फेल कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जिस ग्रेड का हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए था उतना स्ट्रेंथ इसको मिला है कि नहीं, 7 दिन, 21 दिन, 28 दिन पे, 14 दिन पे, अलग अलग डे पे, तो उस हिसाब से। तो मान लीजिए एक टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है और हम लोग यहाँ पे M30 का एक क्यूब हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है।
M30, M40, M50 जो भी लिएगा, हम प्रोसेस को ये करेंगे, आंसर क्या आता है उसे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है, अभी जस्ट समझा दे रहा हूँ आपको। तो M30 का हम लोग ग्रेड टेस्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग लोड डालें। तो देखिएगा जो हमारा कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है CTM, इसमें एक प्रेशर गेज रहता है, ठीक है, जिसमें प्रेशर आपको बताता रहता है, जिसमें लोड आपको बताएगा जनरली। तो यहाँ से क्या होता है, कांटा जाता है, जैसे 0 हो गया, 100, 200, 300, और जनरली सबका यूनिट जो होता है ना वो किलो न्यूटन में होता है। 100 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, 300 किलो न्यूटन, इस तरीके से आपका रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये हम लोग लोड डाले और जाके ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जाके जैसे 700 पे जाके ये क्यूब मेरा फेल हुआ और यहाँ पे कांटा रुक गया। अब हम लोग को देखना है ये 700 जो किलो न्यूटन आया, 700 जो किलो न्यूटन आया, इसके हिसाब से हम लोग अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फोर्स बाई एरिया का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है इसे M30 में, ये 30 क्या है, ये आपका 30 है, 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला जो होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का आया है 700 किलो न्यूटन, यानी कि इसको हम लोग को किलो न्यूटन को क्या करना है, पहले न्यूटन में बदलना होगा। तो ये न्यूटन में कैसे बदलेगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलिए, फोर्स की जगह ये मेरा जो लोड आया ना जिसपे वो ब्रेक हुआ है, यही मेरा है फोर्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 700। लेकिन 700 तो आपका किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में ले जाइए, इंटू 1000 कर दीजिए, इंटू जैसे 1000 कर दीजिएगा, अब ये जो वैल्यू है ना ये न्यूटन आ गया आपका, ठीक है, न्यूटन। तो देखिए न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार, ये न्यूटन ऊपर है, नीचे है मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर है ना, पर मतलब ये बाई हो गया। तो ऊपर वाला जो न्यूटन था वो हम लोग ने ले लिया, नीचे में हम लोग को एक ऐसा चीज चाहिए जिसका यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर। तो किसका यूनिट, देखिए एरिया बोल रहे हैं यहाँ पे। अब कौन सा एरिया, अब देखिए ये जो क्यूब था ना, ये क्यूब का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे सर वॉल्यूम निकालते हैं, क्यूब का एरिया कहाँ से निकालते हैं, कौन सा एरिया निकालना है, जहां पे ये लोड ऊपर पे डाल रहा है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो क्यूब है, ये क्यूब के ऊपर हम लोग जो प्रेशर डालते हैं ये कहाँ देते हैं, ये ऊपर वाला सरफेस पे देते हैं। ये सरफेस का सिर्फ आपको एरिया निकालना है। तो ये क्यूब हमारा कितना बाई कितना का होता है, 150 बाई 150 बाई 150 mm का होता है, मतलब ये वाला 150 mm और ये वाला 150 mm और जो हाइट है 150 mm। तो इसका सिर्फ एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 150 इंटू 150 वही यहाँ पे करना है। इसको हम लोग को 0.15 इंटू 0.15 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो आंसर चाहिए वो मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी मेरा मिलीमीटर में है, इसलिए हम लोग मिलीमीटर ही रखेंगे, ठीक है। बस इसको ही आप कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और अपने कंक्रीट वाले जो वैल्यू में देख लीजिएगा, अगर 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो उसके हिसाब से ये कितना दे रहा है, 31, 32 जो भी वैल्यू दे रहा होगा, जो भी आ रहा है इस हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कि वो फेल किया है कि नहीं किया है। तो जनरली जो फॉर्मूला यूज होता है फोर्स बाई एरिया, ये वाला, और इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये मैं जनरल केस में एक लिया हूँ, 700, 30 सब जनरल केस है, हो सकता है आंसर मैच ना करे या हो सकता है कर भी जाए हो सकता है, लेकिन ये सब जनरल केस है, एग्जांपल के लिए मैं समझाया हूं, फॉर्मूला आपको ये चीज देखना है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चलिए लाइक तो दबा दो यार, ठीक है, क्योंकि आगे वाले जो इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक वाला जो बटन है ना उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए अगर पसंद आया है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के लिए वो देख लीजिए, वो सर्वेइंग से रिलेटेड है। तो एरिया ऑफ इरेगुलर शेप लैंड कैसे निकालते हैं, मतलब जमीन ऐसा है कि उल्टा पलटा है, मतलब कोई जमीन ऐसे हो सकता है ना, ऐसे टेढ़ा, ऐसे 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 जमीन है। अब इसका एरिया आपको निकालने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहला आपका फोकस क्या होगा, इसको हम लोग ट्रायंगल में तोड़ेंगे, मतलब हर एक कोना को क्या करेंगे हम लोग ऐसे मिला देंगे, हर एक कोना को मिला दीजिए। ये सॉरी यहाँ नहीं जाएगा, हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, ये इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है, इस तरीके से ये वाला जोड़ दिए। देखिए हर एक पार्ट में ट्रायंगल बना, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, ये हर एक ट्रायंगल को अगर जोड़ दोगे तो आपका जो एरिया है इस जमीन का वो निकल जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये सिंपल, जरूरी नहीं है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल हमको पता नहीं है, तो कैसे हम लोग करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है ये वाला। इस फार्मूला का नाम होता है हेरोन्स फार्मूला, ठीक है, बहुत ही फेमस फार्मूला है हेरोन्स फार्मूला।
इसको हेरोन्स फार्मूला कहा जाता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी शेप का जो लैंड है उसको ट्रायंगल में तोड़ के उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो सब तो मैं नहीं बताऊंगा, मान लीजिए एक बता दे रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल निकाल ले रहा हूँ, मान लीजिए इसका शेप ऐसे है, किसी भी तरीके से है, कोई भी एक शेप का ट्रायंगल है, ठीक है, ये आ गया है ट्रायंगल। तो ये साइड मान लीजिए मेरा ए मीटर है, ये बी है, ये सी है, कुछ भी लेंथ होगा ना, 10 मीटर 5 मीटर जो भी होगा, मैं ए बी सी कर दिया। सबसे पहले आपको क्या है देख लीजिए, इसमें क्या चीज़ है, ए बी सी तो आपको समझ में आ गया, मतलब ए क्या है, ट्रायंगल का पहला साइड, बी ट्रायंगल का दूसरा साइड, सी ट्रायंगल का तीसरा साइड, मतलब ए बी सी ट्रायंगल का साइड हो गया, वो आप बैठा दोगे। और समझना क्या है, एस मेरा क्या है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर से आपको समझ में आ रहा है कि सारे साइड को जोड़ देना, ए बी सी, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए बोल दिए तो कैसे निकालोगे, ए बी प्लस सी कर दोगे तो ठीक, मतलब तीनों साइड को जोड़ दोगे तो पेरीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सेमी लिखा हुआ है, सेमी मतलब इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जैसे ही डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, मतलब मान लीजिए 10 मीटर है, 5 मीटर है, फिर 5 मीटर है, तीनों को जोड़िए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, जो भी आंसर आपका आता है वो आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हर एस की जगह उसको बैठा दीजिएगा, मतलब मान लीजिए अगर 15 आता तो 15 यहाँ बैठता, ब्रैकेट खुलता, 15 माइनस इस साइड का लेंथ जो है वो, फिर 15 माइनस इस साइड का लेंथ है जो, इसको टोटल में फिर लास्ट में रूट में आया हुआ है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका एरिया निकल जाएगा। इस तरीके से सबका एरिया आपको निकालना है और सबको जोड़ देना है, इस लैंड का एरिया निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग इरेगुलर शेप का जो एरिया है वो निकालते हैं। डिटेल में देखना है इस वीडियो को तो जाइए, लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर उसको देख लीजिए, समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो है आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है। इस टाइप का फुटिंग देखते हो साइट पे, जैसा फोटो में आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का फुटिंग का जो वॉल्यूम है ना वो कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच प्लस एच बाई 3 A1 प्लस A2 प्लस होल रूट A1 A2। अब समझते हैं क्या है, L इंटू बी इंटू एच क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ऊपर वाला पार्ट 2 का वॉल्यूम है। तो अगर इसको मैं खोल के बाहर निकालूं तो ये कैसे आ जाएगा, ये देखिए, इसका 3D में अगर बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। ये नीचे वाला बेस एक नंबर को मैं खोल के 3D में बना दिया, इसमें मान लीजिए ये वाला मेरा L है, ठीक है, ये वाला ब्रेथ है और ये वाला मेरा हाइट है, यहाँ हाइट पकड़ा है ना, ठीक है, ये हाइट है। तो इस तरीके से ये लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है, ये मान लीजिए 1 मीटर है, और ये हाइट मान लीजिए 600 है, यानी कि 0.6 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, L इंटू बी इंटू एच कर दीजिएगा, तो ये पार्ट निकल जाएगा। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट को जोड़ना है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिएगा चारों तरफ से ऐसे ऐसे शेप में रहता है, मतलब ऊपर से, ऊपर का जो एरिया है, ये ऊपर में अगर आप देखोगे ऊपर से तो ये इस तरीके का दिखेगा आपको, स्क्वायर टाइप का, ठीक है। उसी तरीके से इस जंक्शन पे मैं यहाँ तक तो निकाल लिया, अब ये वाला सिर्फ निकालना है ना, तो इसका भी आपको हाइट देखना है, ये वाला रहेगा h, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का h है, वही मैंने यहाँ पे h में बैठाया है। और ये A2 और A1 क्या है, ये जब ऊपर से देखोगे तो इस सरफेस पे आपको एक तो ऐसा स्क्वायर दिखेगा, इसका आपको एरिया निकालना है। मान लीजिए ये 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर है, तो 0.3 इंटू 0.3 करोगे वो एरिया आपका निकल जाएगा। पहले सबसे ऊपर वाला ये बेस का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। जब ऊपर से आप देखते हो इस लेवल पे, यहाँ पे ये ऐसे बन के दिखेगा, तो इसका एरिया आपको निकालना है। मान लीजिए लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एरिया निकल जाएगा A1। अब A2 कौन सा एरिया है, इस लेवल पे जो एरिया बनता है, ऊपर से जब देखिएगा तो यहाँ भी तो आपको एक दिखेगा ना चारों तरफ से गोल, क्योंकि ये चीज़ किस पे बैठा हुआ है, इस पे बैठा हुआ है, इसी के ऊपर में तो बैठा हुआ है ना, इसी के ऊपर में बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ये देखिए इसके ऊपर में ही बैठा हुआ है, इसके ऊपर में। तो ये वाला एरिया तो हम लोग निकाल लिए, ये वाला एरिया हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है इस बेस का। तो यहाँ पे जो भी आता है उसका L इंटू बेच करके निकाल लीजिएगा, ये वाला L और ये B, जो भी मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा वो आपका A2 हो जाएगा। तो बस A1 A2 बैठा दीजिए, यहाँ पे भी A1 इंटू A2 कर दीजिए, उसका रूट निकाल के बैठा दीजिए, पूरा कैलकुलेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालता है। अगर आपको डिटेल में जानना है ना, अभी मैं आपको जितना भी फॉर्मूला बना रहा हूँ, इसको अगर डिटेल में समझना है एक केस स्टडी को लेके, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने हर एक फार्मूला के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपका सारा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, IAS कोड से समझ में आ जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो पहले ये तो फार्मूला जस्ट बना रहा हूं, लेकिन डिटेल में जानना है तो वो वीडियो सब जाकर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हर एक फार्मूला का, जो मैं बता रहा हूँ हर एक फार्मूला का आपको मिल जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देख लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। मैं बीम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, स्लैब
स्लैब का हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे, इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जा सकता है। अगर डिजाइन पार्ट के लिए आप इंटरव्यू में गए हो वहां पूछ सकता है, या साइड पे भी आपसे पूछ सकता है कि आप कैसे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब निकालोगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्लैब है, ठीक है। इस स्लैब में आपका ये वाला सरिया जा रहा है, ये पहला लेयर का सरिया हो गया और इसके ऊपर में ये दूसरा लेयर का मेरा सरिया हो गया, ठीक है। ये सिर्फ मैं नीचे वाला बना रहा हूँ। अच्छा चलिए ऊपर वाला ही बना देते हैं। ऊपर वाला ऐसे गया है और ऊपर वाला का सेकेंड लेयर ऐसे गया है, ठीक है। ये एक तरीके से है। तो इस स्लैब का हम लोग को इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब निकालना है। इसके लिए हम लोग को जानना होगा इसका डेप्थ कितना है। तो मान लीजिए इसका जो डेप्थ है वो मेरा 150 mm है, ठीक है। 150 mm इसका स्लैब डेप्थ है। जो कवर होता है स्लैब में जो हम लोग कवर यहाँ पे पकड़ रहे हैं वो मान लीजिए हम लोग 25 mm पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 25 mm स्लैब में हम लोग पकड़ रहे हैं। बहुत कोई बोलोगे 20 mm भी पकड़ते हैं भाई, वो आपका मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, जो इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करके होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो है मेरा मॉडरेट मान लेते हैं हम लोग, स्लैब में 25 mm पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कवर जो है मेरा, ये मेरा 25 mm हो गया। अब ये जो मेरा पहला लेयर का ये जो बार है, अच्छा एग्जाम्पल के लिए मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। इसमें जितने भी बार हैं सब मेरे T10 है, ठीक है। T10 @ 150 सेंटर टू सेंटर। सारे रॉड इसमें 10 mm वाले हैं, 10 mm वाले। तो इसका हमको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लीजिए ये फॉर्मूला है आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। सबसे पहले डेप्थ ऑफ स्लैब आपको लेना है। तो डेप्थ ऑफ स्लैब कितना है मेरा 150 mm, यानी कि थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है मेरा 150 mm, ठीक है। अब इसमें आपको माइनस करना है कवर, ठीक है। नीचे से जाएंगे, नीचे से, ठीक है। हम लोग पहले एकदम पूरा थे, उसके बाद नीचे से कवर हम लोग ये वाला माइनस कर दिए। ये माइनस कितना कर रहे हैं 25 mm। यहाँ पे मैंने लिखा है कवर स्लैब में पकड़ा है 25 mm। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस करना है हाफ ऑफ डाया ऑफ बॉटम फर्स्ट लेयर बार। बॉटम में 2 लेयर में बार हो सकता है ना, जनरली 2 लेयर में ही होता है हमारा रेनफोर्समेंट। तो बॉटम वाले पार्ट में देखिए ये फर्स्ट लेयर है और ये जो डॉट डॉट देख रहे हो ये सेकंड लेयर है। उसी तरीके से टॉप में मेरा फर्स्ट लेयर वाला ऊपर है, इसको फर्स्ट लेयर कहा जाता है, और जो नीचे देख रहे हो वो सेकंड लेयर है, ठीक है। जैसे नीचे में उल्टा हुआ, नीचे में क्या हुआ कि ये नीचे वाला जो था वो फर्स्ट लेयर है और ये वाला सेकंड लेयर, लेकिन ऊपर में ऊपर वाला ये फर्स्ट लेयर होता है, ये सेकंड लेयर। तो देखिए क्या बोल रहा है, आपको कवर में से वापस से माइनस करना है यहाँ पे हाफ ऑफ डाया ऑफ बॉटम फर्स्ट लेयर बार। बॉटम का जो फर्स्ट लेयर है मतलब ये वाला, इसका आपको आधा माइनस कर देना है। इसका जो डाया है वो आधा माइनस कर देना है। तो इसका डाया कितना है 10 mm, आधा कितना होगा 5 mm। तो 5 माइनस और कर देंगे तो 25 5 30 120 120 mm, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव डेप्थ मेरा इस स्लैब का क्या हो गया, ऊपर से आएंगे और ये जो बार है इसका सेंटर तक जाएंगे, यहाँ तक, जहाँ तक आपको 120 mm मिल रहा है। यही मेरा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये मेरा फॉर्मूला हो गया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब का, डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस कवर माइनस हाफ ऑफ डाया ऑफ बॉटम फर्स्ट लेयर बार, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब निकल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको समझ में आ गया है। जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है इस बात पे तो आपका लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका वेट ऑफ आरसीसी मेंबर। कोई भी मेंबर है जैसे इसका हम लोग को अपना खुद का सेल्फ वेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यानी कि मान लीजिए कोई कॉलम है, कोई बीम है, कोई स्लैब ही है, इसका वजन आपको निकालना है कि कितना इसका खुद का वजन है, और इसके ऊपर में हम लोग और वजन डालेंगे तब ये कितना का हो जाएगा। इससे देखेंगे कि ये स्लैब इतना लोड ले पाएगा कि नहीं पाएगा। ये सब जो कैलकुलेशन करते हैं ना उसमें हम लोग को मेंबर का वेट निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई भी एक मेंबर आपको निकालना है, मतलब मान लीजिए कोई भी एक कॉलम हो गया या बीम ही है, एक बीम है यहाँ पे, ये बीम का आपको लेंथ निकालना है। बीम मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर लंबा है, डेप्थ आपका इसका है 0.6 मीटर, और ये चौड़ा हो गया आपका 0.3 मीटर, मतलब 300 mm का, ठीक है। इसका आपको वजन निकालना है। अब ये आरसीसी मेंबर मैंने पहले ही बोल दिया है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसके अंदर मतलब सरिया भी है, इसके अंदर सरिया भी है। टोटल के साथ एक साथ वजन कैसे निकालोगे, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है थंब रूल के हिसाब से, देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा, और वॉल्यूम के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेट ऑफ आरसीसी से, यानी कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा जो भी आरसीसी का होता है। तो अगर हम लोग डेंसिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं तो एक्चुअली में हम लोग जो है ना वो वेट नहीं, वो मास निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे मास निकाल रहे हैं, देखिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर रहे हैं तो मास निकल के आ रहा है, तो वही हम लोग का यहाँ पे निकल रहा है। तो वेट ऑफ आरसीसी में कैसे निकलेगा, पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच करके, ठीक है। लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ आपका
0.3 मीटर है और हाइट 0.6 मीटर है। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट वेट ऑफ आरसीसी मेंबर से। तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 2500, ठीक है। एक्चुअली 2500 kg पर m³, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है, ये नहीं कि जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट, मैं इसका यूनिट के लिए बता रहा हूँ, kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन जब ये आंसर जब टोटल करके निकलोगे तो ये आपका निकलेगा आंसर kg में। समझ में आ गया, सब मीटर में था और ये kg पर m³ होता है, तो इसलिए अब kg में कैसे आ रहा है देख लीजिए। ये तीनों का मीटर 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 कितना होगा, मीटर मीटर मीटर, ये तीनों मीटर आपका मिल जाता है यहाँ पे m³, और इसका यूनिट कितना है kg पर m³, मतलब नीचे चला जाएगा m³, ये m³ कट गया, बता kg ना, तो आंसर जो है वो kg में आ गया। समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग वेट ऑफ आरसीसी मेंबर निकाल सकते हैं। ये आरसीसी था तो हम लोग 2500 kg लिए, अगर यही पीसीसी रहता है यानी कि कोई सरिया नहीं, सिर्फ कॉन्क्रीट है, तो वहाँ पे 2500 की जगह हम लोग 2400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस पीसीसी का वजन जो है वो निकल के चला आता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है, देख लीजिए, डिस्टेंस कैलकुलेशन फ्रॉम ऑटो लेवल मशीन। आप लोग जानते हो कि ऑटो लेवल मशीन से हम लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेवल तो देते ही हैं हम लोग डंपी लेवल से, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग वहां से डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं बता दे रहा हूं, तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जब हम लोग टेलीस्कोप से यानी कि ऑटो लेवल मशीन में जो टेलीस्कोप रहती है उसको जब हम लोग देखते हैं तो अंदर में लोगों को कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखता है, गोल इस तरीके का। तो ये जो प्लस है ये सीधा, और ये वाला ये जो प्लस है इसको क्रॉस हेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा वापस एक डिवीजन, एक ऊपर यहाँ पे एक लाइन रहता है, एक यहाँ पे रहता है, तो इसको कहा जाता है अपर स्टेडिया। ये वाला है मेरा अपर स्टेडिया, और ये नीचे वाला जो होता है ये होता है मेरा लोअर स्टेडिया। इसी के बेसिस पे हमारा जो डिस्टेंस है ना वो निकल जाता है, ठीक है। हम लोग टेलीस्कोपिक मशीन से, हम लोग ऑटो लेवल मशीन से ऐसे देख रहे हैं। एक दूर पे बंदा क्या है कि स्टाफ लेके, जो लेवल स्टाफ है उसको लेके खड़ा है, ठीक है, दूर पे, लेकिन एक कंडीशन है, वो स्टाफ एकदम सीधा पकड़ेगा, एकदम सीधा, ना कि थोड़ा भी ऐसे ऐसे टेढ़ा या ऐसे आगे झुका हुआ या पीछे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। क्योंकि थोड़ा भी जो स्टाफ है ना वो आगे पीछे अगर हो गया या दाएं बाएं हो गया, जो आंसर है ना वो एक्यूरेट नहीं आता है, उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो सीधा लेके खड़ा है। हम लोग अपने मशीन से देख रहे हैं, तो हम लोग को मशीन पे जब यहाँ पे मेरा स्टाफ रखा हुआ है, मान लीजिए ये स्टाफ है, इस पे रीडिंग है बहुत सारा, तो हम लोग को देखना है कि ये अपर स्टेडिया, ये वाला जो लाइन है ये कहाँ कट कर रहा है, और ये जो लोअर स्टेडिया है ये कहाँ पे कट कर रहा है, और ये डायमेंशन हम लोग को ले लेना है। मान लीजिए अपर स्टेडिया का एक डायमेंशन आया, लोअर स्टेडिया का एक डायमेंशन आया, मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए अपर स्टेडिया आपका आया 1.63 मीटर और लोअर स्टेडिया आया 1.27 मीटर। मतलब ये जो है ये डिस्टेंस नहीं, स्टाफ पे रीडिंग आया 1.63 मीटर, यहाँ पे आया, यहाँ पे, और यहाँ पे आया आपका 1.27 मीटर। तो अब इतना अगर मिल गया ना तो हम लोग इसी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, देख लीजिए। तो फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया इंटू 100, ठीक है। आपको बस इतना कर देना है, इतना करने से ही आपको लगभग आंसर समझ में आ जाएगा। तो करके बैठा कर देख लो, अपर स्टेडिया मेरा कितना है 1.63 माइनस लोअर स्टेडिया मेरा कितना है 1.27, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इंटू 100 कर देना है। इसका आंसर देखिए कितना आता है 0.36, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, जो मल्टीप्लाई 2 जीरो है इधर जाएगा 36। ये जो 36 है ना ये ऑलवेज आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, एक्चुअली में। क्योंकि देखिए ये जो माइनस किए हम लोग मीटर को, तो ये मीटर था। अब मीटर को जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो ये क्या 36 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस? नहीं, एक्चुअली में जो स्केल रहता है ना, ये जो ऑटो लेवल मशीन है इसका जो ये अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का जो स्केल को हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेट किया गया है, तो इस तरीके से किया गया है कि 1-1 सेंटीमीटर बराबर 1-1 मीटर होता है। यानी कि 36 सेंटीमीटर आया है ना इससे कैलकुलेशन से। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 36 ही होगा, लेकिन सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको कैलिब्रेट किया गया है। जो आंसर यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर में यहाँ पे मिल रहा है ये 36, जो भी आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया 36 मीटर आया।
समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो भी यहाँ पे नए हैं बंदे वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको रेगुलर इस चैनल पे मिलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपका वेट ऑफ स्टील प्लेट। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जब स्ट्रक्चर का काम करवा रहे हो स्टील स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे आपको फैब्रिकेशन वगैरह करनी पड़ती है और उसके बाद आपको उसका बिलिंग भी करना पड़ता होगा। तो बिलिंग में हम लोग जो वेट का जो पैसा पेमेंट करते हैं वो केजी में कितना वेट है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। तो उसका वजन आपको निकालना आता है ना, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे निकालते हैं वेट ऑफ स्टील प्लेट, ये होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। एक्चुअली में ये जो निकल रहा है ना, ये आपका निकल रहा है मास। हम लोग जो वेट बोल रहे हैं एक्चुअली में ये निकल रहा है आपका मास, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है D इक्वल टू m बाई बी, डी इज इक्वल टू m बाई बी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। मास जब मास निकालेंगे तो d इंटू वी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही देखिए d इंटू वी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मैंने यहाँ पे रखा है ये फॉर्मूला को। तो एक्चुअली हम लोग मास निकाल रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, इसका काम आया, ठीक है। ये प्लेट है, तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ देखना होगा, ये ब्रेथ देख लेना होगा और ये थिकनेस देख लेना होगा कि ये कितना का है, 10 mm का है, 8 mm का है, 6 mm का है, जो भी है। हम एग्जांपल के लिए भी मान लेते हैं ये आपका जो थिकनेस है ये आपका है 0.01 मीटर, यानी कि ये आपका हो गया 10 mm, ठीक है, 10 mm। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा इसका। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, L इंटू बी इंटू एच कर दोगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच, मतलब ये मान लीजिए 5 मीटर 4 मीटर जितना भी लंबा हो गया, चौड़ा हो गया 1 मीटर, जो भी हो गया वो आप कर दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और हाइट मतलब ये थिकनेस ले लीजिएगा। तो अगर सब मीटर में ले रहे हो तो ये भी वाला मीटर में ले लीजिएगा। इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील करना है, डेंसिटी ऑफ स्टील होता है 7850 7850 इतना केजी पर एम क्यूब। तो 7850 आपको लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपका केजी में आ जाएगा। इतना केजी आपको उसका पेमेंट करना होगा। इस तरीके से हम लोग स्टील प्लेट का जो वजन है ना वो निकाल लेते हैं, एक्चुअली में मास निकाल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है और भी बहुत सारे रीजन है। जिस वजह से मैंने मेरा न्यू चैनल बनाया है घर निर्माण बाय मुकेश, मेरा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट सब चीज मिलेगा, बीबीएस एस्टिमेशन सब चीज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी चीज वहां पे मिस ना हो, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल भी मिस ना करें, मेरे उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे मेरा। नहीं तो बहुत कोई को लगेगा कि मेरा वीडियो आ नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है, उस चैनल पे आ रहा है रेगुलर, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कीजिए घर निर्माण बाय मुकेश, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे वीडियो के लिंक पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आप लोग का यहाँ पर है, What to do if specified dia of bar is not available at site। मतलब कि मान लीजिए हमारे साइट पे कभी होता है कि स्टील खत्म हो गया, ठीक है, स्टील खत्म हो गया, 8 का सरिया हर जगह लग रहा था लेकिन 8 का सरिया खत्म ही हो गया है और हमारे साइट पे अब 10 का सरिया बचा हुआ है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस 8 के सरिये की जगह हम लोग 10 का सरिया भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 8 की जगह हम लोग 10 यूज कर रहे हैं, यानी कि हायर डाया यूज कर रहे हैं। तो स्पेसिंग क्या है, अब स्पेसिंग क्या होगा कि बढ़ जाएगा। 8 में जो स्पेसिंग लग रहा था हम लोग को 10 में भी उतना ही स्पेसिंग नहीं देना है, थोड़ा और ज्यादा पे स्पेसिंग पे देना है, लेकिन खुद के मन से थोड़ी करेंगे, फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से मान लीजिए साइड पे हमारा 12 mm का लगने वाला था, लेकिन 12 का स्टील अब खत्म हो चुका है, 10 का लेके हम लोग को काम चलाना है। तो यहाँ पे देखिए डाया क्या है कि बड़ा से छोटा हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है। तो 12 के केस में जो स्पेसिंग आपका लग रहा था 10 के केस में अब जो स्पेसिंग लगेगी वो और पास लगेगा, क्योंकि ज्यादा स्टील देना पड़ेगा ना 10 mm के लिए। 12 में जो लग रहा था 10 का डाल रहे तो सरिया ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि स्पेसिंग आपको और कम रखना पड़ेगा वहां पे। समझ में आ गया? तो देख लीजिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके ही समझाते हैं। ये स्लैब है मेरा, अब इस स्लैब में मेरा मान लीजिए T12 लग रहा था, ठीक है, 12 mm का सरिया लग रहा था मेरा, और ये लग रहा था आपका कितना 150 स्पेसिंग पे, मान लीजिए 150 mm स्पेसिंग पे एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर इतना पे लग रहा था। लेकिन किसी कारणवश 12 का सरिया हमारा खत्म हो गया साइड पे, लेकिन हमारे साइड पे 10 का सरिया बहुत सारा पड़ा हुआ है और इमरजेंसी केस में हम लोग को ये काम में लगाना है। अभी इमरजेंसी केस में मैं ये करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो फॉर्मूला बना रहा हूँ एकदम सही है, एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करके ये फॉर्मूला बताया गया है, लेकिन छोटा मोटा काम है तो ये सब कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। कुछ एक्सेप्शनल केस है, कुछ हैवी चीज है तो आप लोग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो डाया आपका लगा हुआ है ना उसी को आप लगाइए, ठीक, अपनी मर्जी से कुछ भी मत लगाइएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये वैलिड चीज है, ये कोई गलत चीज नहीं है। तो 10 का सरिया को हम लोग कैसे यूज करेंगे उस जगह पे 12 की जगह में, ठीक है।
तो चलिए करके देखते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो ये देख लीजिए, ये होता है d का स्क्वायर बाई यहाँ भी d का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको स्पेसिंग बाई स्पेसिंग। अब कहाँ पे कौन सा स्पेसिंग है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये कौन सा है, ये है आपका जो आपके साइट पे अब अवेलेबल ही नहीं है, मतलब नॉट अवेलेबल। यानी लिख दिया मतलब नॉट अवेलेबल। कौन सा आपके साइट पे अवेलेबल नहीं है, 12 का अवेलेबल नहीं है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी का स्क्वायर, मतलब जो अवेलेबल नहीं है उसका स्क्वायर। 12 अवेलेबल नहीं है, 12 का स्क्वायर, 12 का आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई नीचे कौन सा स्क्वायर जो आपका साइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो डाल दीजिए कौन सा अवेलेबल है हमारे साइट पे, 10 का अवेलेबल है ना, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे स्पेसिंग कौन सा जो नॉट अवेलेबल है, यानी कि जो हमारे पास 12 अवेलेबल नहीं है उसका स्पेसिंग कितना था 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब 150 यहाँ पे लिख दो। और कौन सा हम लोग को लगाना है जो हमारे साइड पे अवेलेबल है, ये T10, यही तो इसका ही स्पेसिंग हम लोग को पता करना है ना कि कितनी दूरी पे डालेंगे, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, स्पेस S मान लेता हूँ। यहाँ से आप S निकालिए। अब ये S कैसे निकलेगा देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 150 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई किया है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा मिलीमीटर में, उतने स्पेसिंग पे आपको देखिएगा ये 10 डालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग हायर से लोअर डाया में आ रहे हैं, तो जो स्पेसिंग है वो हमारा कमना चाहिए, इससे भी स्पेसिंग घट जाएगा, कम जाएगा। तो कैलकुलेट करके आप लोग देखिए 150 से स्पेसिंग क्या कम आ रहा है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। एक्चुअली में फंडा क्या है ना, जो हमारा 12 mm का जो सरिया लग रहा था ना, ये गोल 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 गोल, ये गोल गोल, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील ही निकालते हैं ना क्रॉस सेक्शन पे। एक स्टील को 20 से काट दोगे तो ऊपर से जो गोल गोल दिखेगा वो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है उस स्टील का। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं इसके साथ। मतलब 12 का अगर लग रहा था तो ये एरिया मेरा कितना लग रहा था, ठीक है, ये एरिया मेरा कितना लग रहा था, मान लीजिए ये एरिया मेरा 50 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा था। ये नंबर पे आप मत जाइएगा कि इतना आएगा कि नहीं आएगा, मैं एकदम रैंडम लेके बता रहा हूँ, इतना आना चाहिए था। तो अब हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखेंगे कि 10 का कितना बार को ऐसे ऐसे और कितने स्पेसिंग पे रख के देखेंगे, तो ये जो आंसर है ये आंसर ये मैच कर जाएगा 10 के एरिया के हिसाब से, एक फिक्स्ड एरिया के लिए, ठीक है। उससे वही चीज हम लोग निकालते हैं। अगर हम 10 का बार डाल देंगे तो इतना एरिया कवर करने के लिए हमारा कितना स्पेसिंग पे डालने से वो चल जाएगा और उतना एरिया कवर हो जाएगा। तो वही एक्चुअली में हम लोग क्या होता है इस फॉर्मूला में घुसाया गया है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला में घुसाया गया है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के लिए, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, तो लास्ट वाले में मैं एक थोड़ा इजी रखा। एक्चुअली फॉर्मूला है तो काम तो आता ही है ना। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, बीच से ये बीम गया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए काम होगा। अगर आपको कॉलम में स्टीरअप्स निकालना है उसके लिए भी यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये जो बीम है इसमें आपका स्टीरअप्स डाला हुआ है, इस तरीके से आपका स्टीरअप्स डाला हुआ है। और ये स्टीरअप्स कितना का है, ये है आपका T10 @ 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। हम लोग को अब देखना है कि इस बीम में मेरा टोटल कितना स्टीरअप्स लगने वाला है। और ये लेंथ कितना है, ये मान लीजिए मेरा 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर। तो 6 मीटर वाले लंबे बीम में 6 मीटर मेरा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक मेरा ये स्टीरअप्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस 6 मीटर में हमारा अगर 10 mm का स्टीरअप्स लगा हुआ है और 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे लगा हुआ है, 150 सेंटर टू सेंटर मतलब एक स्टीरअप्स के सेंटर से दूसरे स्टीरअप्स के सेंटर के बीच का जो गैप है, पिच है, वो है मेरा 150 mm, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ स्टीरअप्स यहाँ पे बैठेगा, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टीरअप्स का। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टीरअप्स इज इक्वल टू स्पैन बाई स्पेसिंग प्लस 1। अब स्पैन मेरा कौन सा है देख लीजिए, स्पैन ये वाला स्पैन हो गया। तो ये कितना है टोटल, ये 6 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को मिलीमीटर में निकालना है, तो 6 मीटर को आपको क्या करना है, मिलीमीटर में ले जाओ। तो ये आपका हो गया 6000 मिलीमीटर, 1000 से गुना कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आ गया स्पैन मेरा कितना आया 6000। डिवाइड कर दीजिए, स्पेसिंग कितना पे है, स्पेसिंग आपका किसका, स्टीरअप्स का, ये वाला, ये कितना है 150, तो ये 150 यहाँ पे कर दिए। अब इसमें आपको 1 ऐड कर देना है, तो ये वाला देखिए कितना आता है, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 से 15 4 जो 60 0 40 40 प्लस 1, ये आपका आ गया 41 नंबर।
तो हमारा ये बीम जो 6 मीटर लंबा था, 10 का स्टीरअप अगर डालेंगे और 150 सेंटर पे डालेंगे तो कितना नंबर अपने रिंग लगेगा, यहाँ पे स्टीरअप्स लगेगा 41 नंबर लगेगा। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं कितना रिंग लगने वाला है। समझ में आ गया? बहुत आसान है। उसी तरीके से कॉलम में अगर आप निकालोगे तो अलग अलग है। कॉलम अगर 3 मीटर 24 मीटर जैसा भी आपका है, वो हाइट वो स्पैन की जगह बैठा देना, स्पेसिंग रिंग कितना स्पेसिंग पे वो बैठा देना, +1 कर देना। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोग निकाल लेना। तो इस तरीके से हम लोग स्टीरअप्स निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे आज का जो फॉर्मूला था वो आप लोग को समझ में आया है, एक एक पॉइंट समझ में आया है। थोड़ा भी डाउट है तो जाके वापस से वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, मेरा इतना विश्वास है। और आप लोग के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी करी तो कमेंट में पूछ लीजिए। और आप चाहते हो कि इसका फॉर्मूला भी सर आप लोग निकाल के बताइए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में भी कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है। जिस वजह से मैंने मेरा न्यू चैनल बनाया है, घर निर्माण बाय मुकेश। मेरा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट सब चीज मिलेगा, बीबीएस एस्टिमेशन सब चीज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी चीज वहां पे मिस ना हो। ठीक है, मेरे उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कीजिए घर निर्माण बाय मुकेश, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे वीडियो के लिंक पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे।